हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन। मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जी दोस्तों, आज हम जो है बेसिकली किस सब्जेक्ट के बेस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं योर वेरी लवली सब्जेक्ट जिसका नाम है दोस्तों इकोनॉमिक्स। जी दोस्तों, सर आपने जो है इकोनॉमिक्स की वीडियो पहले भी डाली है। जी बेटा डाली है। मेरा 12th क्लास का जो नेशनल इनकम चैप्टर है उस पर मैंने पूरी वीडियो डाल चुका हूँ। प्लस जो आपका क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में उस पर वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आया हूँ एक इकोनॉमिक्स सेकेंडरी लेवल के इकोनॉमिक्स के साथ, एक अपर लेवल के इकोनॉमिक्स के साथ। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स है रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ सीए। वो स्टूडेंट जो सीए सब्जेक्ट जो है परस्यू कर रहे हैं, सॉरी कोर्स के अंदर है, उनका जो इंटरमीडिएट में सीए के 3 लेवल होते हैं, उसमें जो आपका इंटरमीडिएट का लेवल है उसका जो पेपर नंबर आपका 8वां है। पेपर नंबर कौन सा है दोस्तों? 8वां, जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है आपका दोस्तों एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो दोस्तों एफएम रहता है आपका 60 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स रहता है 40 मार्क्स का। अब दोस्तों चैलेंजिंग पार्ट ये रहता है दोस्तों बच्चों के लिए, एफएम इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो दोस्तों बच्चे बहुत मौज से वो कर लेते हैं। बट इन दिस इकोनॉमिक्स देर इज़ ऑल्सो थ्योरी बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। बट जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो वही है आपका नेशनल इनकम वाला, जो मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर रखा है। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 12th क्लास बीकॉम एंड सीए के लिए वो कोई भी देख सकता है। अब रही बात रेस्ट 3 चैप्टर्स की, जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, तो वो थ्योरी पार्ट जो बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह जाता है कि सर 40-30 नंबर की थ्योरी है, स्टिल थ्योरी में भी अच्छा स्कोर आना चाहिए थी आपकी जो है प्रॉपर ऑल ओवर पेपर में जो है अच्छी स्कोरिंग हो जाए। तो उस थ्योरी को कैसे करें? तो दोस्तों मैं आपके सामने जो है हर चैप्टर के अंदर जितनी यूनिट्स हैं, हर यूनिट की जो एक रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम हर यूनिट को, हर चैप्टर की यूनिट को अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि आप हिंदी जो अच्छे से समझ पाए और उस चीज़ को आप एग्ज़ाम के अंदर लिख पाए, अप्लाई जो है कर पाए। सो यू शुड स्कोर गुड मार्क्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट पता है और आप ऑब्वियसली आप सीए के स्टूडेंट हो, सो होपफुली आपने पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है एट द बीकॉम लेवल, एट 11th और 12th लेवल, सो यू नो आप थोड़े उस चीज़ में एडवांस हो जाते हो। तो दोस्तों इसी के साथ जो हम अपनी वीडियो जो है चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 की जो है वो 3 से 4 यूनिट, आई थिंक 4 यूनिट में वो डिवाइड है। जी दोस्तों, जिसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्तों पब्लिक फाइनेंस। जी दोस्तों, आखिर व्हाट अबाउट द पब्लिक फाइनेंस इट्स अ गवर्नमेंट, मतलब ये जो है गवर्नमेंट जो है फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, ऑल ओवर द इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कि रिसोर्स की एलोकेशन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ये सारे जो है गवर्नमेंट की जो है जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं वो हम इसके अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक होती है मतलब चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में, पब्लिक फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी। चैप्टर नंबर 3 के हम पढ़ेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का नाम है पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर बेसिकली पढ़नी है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। इसकी जो 3-4 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 का नाम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूनिट नंबर 1 का नाम है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल फंक्शन का एन ओवरव्यू। फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू, इसके अंदर आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया गया है पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का फर्स्ट यूनिट के अंदर। फिस्कल फंक्शन इज़ एन ओवरव्यू। जी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक कंट्री के अंदर एक इकॉनमी होती है। वो इकॉनमी जो है इंसान को, प्लीज़ मेरे शब्दों को सुनिएगा, मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा, कहाँ नहीं, बस अपने कान जो है खुले रखिएगा। इकोनॉमिक सिस्टम, इकॉनमी जो दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंसान जो है अपनी जो है कमाई कर सकता है और अपनी गुड्स एंड सर्विस को खरीद सकता है, अपनी
वांट को जो है सेटिस्फाई जो है कर सकता है। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, पर वो हर कंट्री के अंदर है। जितनी ज़्यादा हर कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उतनी ही ज़्यादा उस कंट्री की डेवलप्ड है और वो कंट्री जो है स्ट्रॉन्ग होती है। जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर बात करना चाहेंगे कि आखिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है चलता है तो हर इकोनॉमी को चलाते वक्त उसके अंदर जो है कुछ दिक्कतें आती है। क्या आती हैं? कुछ दिक्कतें आती हैं दोस्तों। सबसे मेन प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका नाम है दोस्तों स्कैरसिटी। वैसे तो और भी प्रॉब्लम होती है, बट जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है वो होती है दोस्तों स्कैरसिटी। अब दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी? दोस्तों स्कैरसिटी का मतलब है डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई। जी दोस्तों, जी कंट्री के अंदर बन रहे हैं सिर्फ 100 जूते, लेकिन रिक्वायरमेंट है 150 की। डैट इज़ अ स्कैरसिटी। रिसोर्सेज है कम, लेकिन उपयोग करने वाले बंदे हैं क्या? ज़्यादा। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि कंट्री जो है सारे के सारे गुड्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है बहुत कम है। डैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। अब जो ये इकोनॉमिक सिस्टम होता है ये कितने प्रकार का होता है? जी दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका कितने प्रकार का होता है दोस्तों? आपका ये 3 प्रकार का होता है। दोस्तों पहला इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है दोस्तों आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। जी दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट। एंड थर्ड है आपका मिक्स सिस्टम। मिक्स सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट। अब पढ़ते हैं कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। दोस्तों मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती। दोस्तों मार्केट जो आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है डैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। देयर इज़ अ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, दोस्तों गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इज़ अ कंप्लीटली रोल ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज़ अ नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आवर गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम। जी दोस्तों अगला जो हमारा फंक्शंस आते हैं, फिजिकल फंक्शंस, जिस पे यूनिट हमारी आधारित है, बेस है। पहला फंक्शन होता है दोस्तों आपका एलोकेशन बेस। दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलोकेशन? दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने जो है सैलरी आई, आपकी सैलरी है लेट्स से 20,000 रुपीज़। आपने अपनी मम्मा को दी, जी दे दी, आपने अपने पेरेंट्स को दी। अब वो पेरेंट्स उन पैसे को कहाँ एलोकेट करेंगे, और इस तरीके से एलोकेट करेंगे कि ताकि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, मतलब अच्छे से उपयोग हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक स्कूटी दी पेट्रोल से भरी हुई टंकी फुल करके। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो पेट्रोल कहाँ का एलोकेट करते हो। क्या आप उसे आवारागर्दी मस्ती में उड़ा रहे हो, या फिर आप वो रिसोर्सेज जो पेट्रोल आपको भरा स्कूटी मिली है आप उसका अच्छे से ऑप्टिमम इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों एलोकेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों एलोकेशन फंक्शन का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो आपकी कंट्री ने या आपकी सोसाइटी ने प्रोड्यूस करे हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो रिसोर्सेज, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से एलोकेट करना कि ताकि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, और उनकी कोई भी जो है वेस्टेज ना हो, कोई भी जो आपकी वेस्टेज ना हो। दोस्तों मैं डैम श्योर करता हूँ अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कान खोले रखिएगा। उसके बाद जब आप अपनी किताब में से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी दोस्तों अब मैं जो आगे बात करता हूँ तो सर ये हो गया हमारा एलोकेशन फंक्शन। दोस्तों एलोकेशन फंक्शन के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन एक और इसके अंदर जो है पॉइंट आ जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक मेन पॉइंट है मार्केट फेलियर। दोस्तों जो मार्केट फेलियर है इस पर पूरी की पूरी अलग से यूनिट जो है आधारित है, लेकिन स्टिल इसके अंदर एक पॉइंट आया तो मैं आपको ज़रूर जो है बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मार्केट फेलियर का मतलब होता है जब प्राइवेट गुड्स अच्छे से मार्केट में प्रोवाइड हो रहे हैं, प्राइवेट गुड्स की चिंता नहीं है, लेकिन जब पब्लिक गुड्स नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशेंट क्वांटिटी, मतलब जो पब्लिक गुड्स हैं वो सफिशेंटली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी इन द मार्केट, तब मार्केट फेलियर जो है अक्कर होता है। मार्केट फेलियर का सीधा मतलब होता है कि इकॉनमी के अंदर
मिस एलोकेशन, जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का जो होना चाहिए था वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो एक नंबर में वैसे भी आपको नॉलेज में पता होना चाहिए, व्हेन द मार्केट फेलियर इज अकर, मार्केट फेलियर इज अकर व्हेन देयर इज अ फ्री मार्केट लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी दोस्तों, आशा है आपको जो है समझ आ गया होगा। दोस्तों आइए अब जो हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। बस ये यूनिट जो आपकी ख़त्म होने वाली है, चिंता मत करिए, बस मेरे साथ बने रहिएगा, कान खुले रखिएगा। दोस्तों आपकी जो अगली यूनिट आती है वो आती है दोस्तों आपकी व्हाट दैट इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। व्हाट दैट इज़ आपकी दोस्तों व्हाट रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अगला फंक्शन माफी चाहूँगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। दोस्तों पहला था आपका एलोकेशन फंक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत भली बात से अच्छे से समझाने की प्रयास किया। अगली जो आपका जो फंक्शन आता है, अगला फंक्शन आपका आता है वो आता है दोस्तों आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले तो जी दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो भी इनकम एंड वेल्थ इकोनॉमी के अंदर है, जो भी इनकम एंड वेल्थ इकोनॉमी के अंदर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रू एंड फेयरली करना, अच्छे से करना, कोई झोल झाल नहीं करना, कि ताकि गरीब भी गरीब ना रहे, गरीब को भी पैसा मिले और अमीर को भी जो है पैसा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच है वो रिच ही जो है होता चले जाए और जो पुअर है वो पुअर ही होता चले जाए। इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। द मेन एम ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अ फेयर एंड इकोनॉमिक वे, इन एन इक्विटी वे, इक्वली अच्छे से इक्वल वे में जो डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अंदर भी दोस्तों गवर्नमेंट को जो है इंटरवेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी और फेयरनेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है तो दोस्तों गवर्नमेंट को जो है ना अपना इंटरवेंशन जो है लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना। अब गवर्नमेंट अपना रोल कैसे अदा करेगी इस फंक्शन के अंदर? फॉर एग्जांपल हमारी एक सरकार है, सरकार के पास 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए इकोनॉमिक इनकम एंड वेल्थ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, जो नीचे के लोग हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे, इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमी के अंदर लोग, तो सरकार को इंटरवेन जो है करना पड़ेगा। अब सरकार इंटरवेन कैसे करेगी? तो सरकार पता है कैसे करेगी? सरकार करेगी जो पुअर हाउस होल्ड है ना, पुअर लोग, उन पे लगा देगी सब्सिडी, हर चीज़ पे सब्सिडी, उनके लिए सब्सिडी लगा देगी। मतलब उनको जो भी चीज़ प्रोवाइड होगी वो लेस देन द मार्केट प्राइस और लेस देन सेलिंग प्राइस जो है प्रोवाइड होगी। जी दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक एलपीजी का सिलेंडर आता है दोस्तों, एलपीजी का सिलेंडर आज की डेट में 800 या 900 तक का पहुंच जाता है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन 176 रुपये, 180 रुपये या 220 रुपये जो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। डेट इज़ अ सब्सिडी विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अस। डेट इज़ द एग्जाम्पल एलपीजी। दूसरा, पहला स्टेप क्या करते हैं दोस्तों? सब्सिडी लगाते हैं पुअर हाउस होल्ड पे। दूसरा, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होता है, लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेस आप कह सकते हैं कि लाइक इनकम टैक्स एंड ऑल और अदर टैक्सेस, वो लगा देती है किस पे इम्पोज कर देती है टैक्स? रिच पर्सन पे। मतलब रिच से पैसा लिया और पुअर्स पे खर्चा उनकी वेलफेयर पे, उनके ऊपर। जी दोस्तों, आशा है आपको जो है वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। अब तक हम जो है आगे भी जो है प्रयास करेंगे कि आपको भली बातें सबको ज़्यादा समझ जो है आता रहे। दोस्तों 3 तरीके के फंक्शन मैंने बताया। फर्स्ट था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों थोड़ी आवाज़ हो रही है दोस्तों, पहला फंक्शन था आपका एलोकेशन फंक्शन। दूसरा था दोस्तों आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोस्तों आपका तीसरा फंक्शन आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। दोस्तों स्टेबलाइजेशन फंक्शन बना है आपका स्टेबिलिटी से। डू यू नो व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मतलब होता है एक जगह स्टेबल रहना, ज़्यादा डोलना मोलना नहीं। अगर डोलोगे मोलोगे तो इकोनॉमी के अंदर भी दिक्कत आएगी। इसलिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन आया कि जितनी भी फ्लक्चुएशन, झोल झाल फ्लक्चुएशन, डोल मोल जो है इकोनॉमी के अंदर आती है, इसको एलिमिनेट करना क्या है इसका एम है? किसको? फ्लक्चुएशन को। कौन सी फ्लक्चुएशन? मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब जो होल इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आती हैं, बिकॉज मैक्रो डील्स विद लार्ज, माइक्रो डील विद स्मॉल, मैक्रो कंसिडर्ड विद होल इकोनॉमी, होल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। So we deal with macroeconomics in this stabilization function. It aims at eliminating macroeconomic fluctuation, जो भी डोल मोल, इसको याद रखिएगा।
जी दोस्तों, इसके अंदर भी अगर स्टेबलाइजेशन जो है स्टेबिलिटी इकॉनमी के अंदर नहीं होती है, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमारी प्यारी गवर्नमेंट को जो है इसके अंदर जो है इंटरवेन करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। अब वो करेक्टिव एक्शन दोस्तों क्या क्या ले सकती है? दोस्तों गवर्नमेंट जो है दो तरीके से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, इंटरवेन कर सकती है विद योर टू पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लाएगी अगर स्टेबिलिटी नहीं है? दो। पहली आती है दोस्तों एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी आती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये है दोस्तों हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन में ही पढ़ रहे हैं कि स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। पहला है दोस्तों एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इन दोनों को अच्छे से जो हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि अब इस वक्त इकॉनमी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फ्लेशन आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों? इन्फ्लेशन आया हुआ है जी, इन्फ्लेशन आया हुआ है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है दोस्तों? जो ये इन्फ्लेशन आया हुआ है ना दोस्तों, हमें जो अब इसको रोकना है। क्या करना है दोस्तों? अब हमें इसको रोकना है। अब वो कैसे है मैं आपको भी बताता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी दोस्तों, अब जो इन्फ्लेशन आया है इसका मतलब मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों की डिमांड है, तो ये पॉलिसी कैसे काम करती है दोस्तों? इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है अपने जो है खर्चे जो है ना एक्सपेंस वो बढ़ा देगी। क्या कर देगी दोस्तों? वो बढ़ा देगी जी। और सॉरी, जो अपने एक्सपेंस है ना दोस्तों वो घटा देगी। और जो आपसे जो टैक्स लेती है ना, जो आपसे जो टैक्स लेती है वो भी जो है कम कर देगी, ताकि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में जो है पैसा रहे। तो इस को इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? अपने जो है खर्चे कम कर देगी, और जो इनकम टैक्स जो लेती है वो भी क्या कर देगी? कम कर, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा रहे। पहली तो दोस्तों आपकी ये हो गई। दूसरी आपकी आती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों कि इकॉनमी के अंदर क्या है? इकॉनमी के अंदर क्या है दोस्तों? रिसेशन है। क्या है दोस्तों? रिसेशन है। रिसेशन मतलब सब कुछ जो है ख़त्म हुआ पड़ा है, कुछ डिमांड नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या करेगी दोस्तों? इकॉनमी में अंदर गवर्नमेंट जो अपने खर्चे बढ़ा देगी, इनकम टैक्स क्या करेगी? इनकम टैक्स भी बढ़ा देगी, ठीक है, जिस कारण जो है हम जो कंट्रोल जो है कर पाते हैं। आशा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 1 17 मिनट के अंदर जो है ख़त्म हो जाती है। आशा है दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।